नमस्कार विद्यार्थियों, आज हमारा इतिहास का तीसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता का उत्पत्ति, कालक्रम और प्रमुख सैंधव स्थलों के बारे में पढ़ा था। प्रजाति है यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी प्रजातियां थी उसके बारे में रहेगा और प्रमुख पुरा स्थलों के बारे में रहेगा। लेकिन उससे पहले कुछ विद्यार्थियों के कमेंट्स मैंने देखे, जिसमें एक विद्यार्थी के द्वारा पूछा गया था कि सर रेडियो कार्बन C14 क्या होता है। तो आज थोड़ा उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि रेडियो कार्बन C14 है वो क्या चीज़ है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के लिए। तो पहले रेडियो कार्बन C14 देखिएगा, संसार की प्रत्येक वस्तु या धातु में कार्बन के दो समस्थानिक पाए जाते हैं, जिसे कहा जाता है C12 और C14। प्रत्येक वस्तु में, किसी भी वस्तु या किसी भी धातु में, केवल शीशे के अलावा, किसके अलावा, शीशे के अलावा संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी धातुएं हैं, उसमें कार्बन के दो समस्थानिक पाए जाते हैं। इसका पहला है C12 और दूसरा है C14। ध्यान रहे, किसी भी वस्तु की जीवित अवस्था में दोनों समस्थानिक C12 व C14 दोनों बराबर होते हैं, यानी कि जितनी मात्रा C12 की होती है उतनी ही C14 की होती है। लेकिन मृत अवस्था में, जब किसी वस्तु या धातु मृत अवस्था में पहुंच जाती है तो ध्यान रहे C12 की जो मात्रा होती है वो स्थिर हो जाती है। C12 की मात्रा स्थिर हो जाती है और C14 की मात्रा में कमी आने लगती है, यानी कि ह्रास होने लगता है। एक शोध से ये पता चला है कि लगभग 5730 वर्ष पश्चात किसी भी वस्तु या धातु में C14 की मात्रा कितने वर्षों पश्चात, 5730 वर्ष पश्चात आधी रह जाती है। कितनी? आधी रह जाती है। किसकी मात्रा? C14 की मात्रा कितने वर्षों पश्चात? 5730 वर्ष के पश्चात। अब देखिएगा आयु कैसे ज्ञात की जाती है किसी भी वस्तु की। तो किसी भी वस्तु या धातु की आयु ज्ञात करने के लिए सबसे पहले उस वस्तु में जो मृत अवस्था में पहुंचने के बाद में उसकी मात्रा में कितनी कमी आई है, तो कमी के आधार पर ही किसी वस्तु या धातु की आयु ज्ञात करने के लिए उसमें कितनी कमी आई है, उस कमी के आधार पर ही हम उसकी मात्रा को ज्ञात कर लेते हैं। क्योंकि जब ये जीवित अवस्था में थी तो दोनों की मात्रा बराबर थी, जब ये मृत अवस्था में पहुंची तो इसकी मात्रा तो जितनी जीवित अवस्था में थी उतनी ही मृत अवस्था में रहेगी, इसका मतलब कोई फर्क नहीं होगा, ये तो कांस्टेंट हो जाती है। लेकिन इसकी मात्रा में, C14 की मात्रा में लगातार कमी होती जाती है, ह्रास होता जाता है और तब पता लगा लिया जाता है कि ये जीवित अवस्था में थी तब इसकी मात्रा कितनी थी और इसके बाद में जो C12 की मात्रा कितनी थी और उसके बाद में C14 की मात्रा में कितनी कमी आई है, उस हिसाब से रेडियो कार्बन पद्धति के द्वारा किसी भी वस्तु की आयु ज्ञात कर ली जाती है।
तो रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता की आयु ज्ञात की गई थी और यह सबसे मान्य तथ्य भी हैं। 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे मान्य तिथि है, सबसे मान्य तिथि। और इसको मानने वाले थे रोमिला थापर व डीपी अग्रवाल के द्वारा इसे मान्यता प्रदान की गई थी। यानी कि इस मत को वो मानते थे कि रेडियो कार्बन C14 पद्धति के द्वारा जो सैंधव स्थलों की खोज की गई और उसमें जितने भी पुरा स्थल मिले हैं उसकी जो आयु निश्चित की गई है वो आयु रेडियो कार्बन C14 के अनुसार बिल्कुल परफेक्ट है। अब देखिएगा थोड़ा इसके बारे में कि इसकी खोज कब हुई और खोज किसने की, खोजकर्ता कौन थे। तो मैं इसको रफ कर देता हूं यहां से। उम्मीद करता हूं कि यह वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। देखिएगा रेडियो कार्बन C14 इसकी खोज 1949 में ईस्वी में हुई थी और खोज करता थे शिकागो के। शिकागो कहाँ है ये आपके लिए कमेंट बॉक्स में प्रश्न रहेगा, शिकागो। और शिकागो से भारत का किस प्रकार का संबंध है और कौन जो विश्व की धर्म संसद हुई थी उसमें भारत की ओर से भाग लेने के लिए कौन गए थे ये भी आपके लिए कमेंट बॉक्स में प्रश्न रहेगा। तो शिकागो के एक व्यक्ति थे जिसका नाम था बिलियर्ड्स एफ लिब्बी। इन्होंने सबसे पहले रेडियो कार्बन C14 की खोज की थी और ये किसके लिए काम आती है, किसी भी वस्तु की, किसी भी पुरा स्थल की, किसी भी पुरावशेषों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो कार्बन C14 काम में ली जाती है। अब देखिएगा जब इसने खोज की तो सबसे पहले क्या खोजा गया था, तो सबसे पहले जो खोजा गया स्थल था वो था स्वीडन नामक देश है। स्वीडन नामक देश में देवदार वृक्ष की लकड़ी उसकी आयु ज्ञात की गई थी जो कि सबसे प्राचीन लकड़ी थी, जो कि किस पद्धति से खोजी गई थी, रेडियो कार्बन C14 पद्धति से खोजी गई थी। कहां खोज की गई थी, तो इसके द्वारा सर्वप्रथम खोज कहां हुई थी, स्वीडन में। और स्वीडन में क्या खोजा गया था, स्वीडन में देवदार वृक्ष की लकड़ी को खोजा गया, लकड़ी की आयु को खोजा गया। लकड़ी की आयु ज्ञात की गई और उस समय जो पुरानी लकड़ी थी उसकी आयु 10,000 ईस्वी पूर्व ज्ञात हुई थी, 10,000 ईस्वी पूर्व। ये कुछ फैक्ट हैं बस आपको ध्यान में रखने हैं कि रेडियो कार्बन C14 क्या है। तो रेडियो कार्बन C14 यानी कि संसार की प्रत्येक वस्तु या प्रत्येक धातु में कार्बन के 2 समस्थानिक पाए जाते हैं, एक का नाम C12 है, दूसरे का नाम C14 है। जीवित अवस्था में जितनी मात्रा C12 की होती है उतनी ही मात्रा C14 की होती है, लेकिन जैसे ही वो वस्तु या वो धातु मृत अवस्था में पहुंचती है तो C12 की मात्रा कांस्टेंट हो जाती है, स्थिर हो जाती है और C14 की मात्रा में लगातार कमी आती रहती है। और एक अवस्था में यानी कि 5730 वर्ष के बाद में C14 की मात्रा घट करके कितनी हो जाती है, आधी रह जाती है। लेकिन अब उस किसी भी वस्तु की आयु ज्ञात करने के लिए हम यह पता लगाते हैं कि C14 की मात्रा तो कांस्टेंट है, यानी कि जितनी जीवित अवस्था में थी उतनी ही वो मात्रा मृत अवस्था में रही होगी। तो इस हिसाब से उसकी आयु ज्ञात कर लेते हैं कि जब ये वस्तु जीवित अवस्था में थी तो उसकी मात्रा कितनी थी और आज इसकी मात्रा या उसकी जो C14 में कितनी कमी आई है उस हिसाब से किसी भी वस्तु की आयु को अच्छे से ज्ञात कर लिया जाता है। तो किसमें, शीशे के अलावा किसी भी वस्तु या धातु में यह आयु ज्ञात कर ली जाती है। तो इसको कब खोजा गया, 1949 में खोजा गया। कहाँ खोजा गया, शिकागो के एक व्यक्ति थे जिसका नाम था
बिलियर्ड्स एफ लिब्बी के द्वारा सर्वप्रथम इन्होंने किसकी खोज की, यानी कहाँ खोज की, तो स्वीडन देश में किस वृक्ष की, देवदार वृक्ष की लकड़ी की आयु को ज्ञात किया गया था और इस हिसाब से उस लकड़ी की जो आयु ज्ञात हुई थी वो थी 10,000 ईस्वी पूर्व। ये कुछ फैक्ट थे, आप इस फैक्ट को या तो नोट डाउन कर सकते हैं, जैसा मैंने बोला उस प्रकार वीडियो को आप पॉज कर करके। अब हमारा टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता से स्टार्ट होता है। सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता या इसमें जो रहने वाली प्रजातियां, दोनों हम पढ़ेंगे, प्रजातियां। तो यहां से मैं एक ट्रिक ले रहा हूं, उस ट्रिक से इनकी सारी प्रजातियां याद हो जाएगी। और वो ट्रिक ये है कि प्रभु से अल्प मांगो। इस प्रभु से अल्प मांगो, थोड़ा मांगो। देखिएगा इस ट्रिक के द्वारा हमें ये ज्ञात हो जाएगा कि यहाँ जो सिंधु घाटी सभ्यता या सैंधव जो कालीन सभ्यताएं थी उसमें कौन कौन सी प्रजातियां थी और इसके निर्माता कौन कहे जाते हैं, उसके बारे में हमारे सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। देखिएगा प्रभु का मतलब है, यहाँ मतलब नहीं, मैं बता रहा हूं कि प्रभु जो हमने जो ट्रिक लिया है, इस ट्रिक में जो हमने प्रभु लिया है उस नाम से हमारी जो प्रजाति रहेगी वो रहेगी प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड ये जो प्रजाति थी, ये प्रजाति सबसे प्राचीन है। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड सैंधव घाटी सभ्यता में सबसे प्राचीन प्रजाति है, सबसे प्राचीन प्रजाति। दूसरा जो हमारा रहेगा भू, भू से मतलब रहेगा, या फिर मैं इस ट्रिक को थोड़ा इस प्रकार लिख देता हूं, भू से अल्प मांगो। भू का मतलब है भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय प्रजाति। और भूमध्य सागरीय प्रजाति को ही सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता कहा जाता है। सैंधव सभ्यता का निर्माता किन्हें कहा जाता है या किस प्रजाति को कहा जाता है या किस प्रकार के लोगों को कहा जाता है, तो भूमध्य सागरीय प्रजाति के जो लोग थे वो ही सिंधु सभ्यता के निर्माता थे। दूसरा इसमें से ये रहेगा कि इस भूमध्य सागरीय जो लोग थे या भूमध्य सागरीय प्रजाति के जो लोग थे उसे द्रविड़ भी कहा जाता है, द्रविड़ भी कहा जाता है।
और सर्वाधिक मात्रा में यह प्रजाति थी। सेंधव लिपि में या फिर सेंधव जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में या सबसे ज्यादा संख्या में जो निवास करती थी वो भूमध्य सागरीय प्रजाति थी, सर्वाधिक संख्या में। आपको पूछें कि सबसे प्राचीन कौन सी है तो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड है। सबसे ज्यादा संख्या में कौन सी थी तो भूमध्य सागरीय प्रजाति थी, सर्वाधिक संख्या में। दोनों से कोई मतलब नहीं है, अल्प का मतलब है अल्पाइन, और लास्ट है मांगो से मंगोलिया, ये मंगोलियाइड। ये 4 प्रकार की सिंधु घाटी सभ्यता की प्रजातियां थी। कौन सी? प्रे का मतलब प्रोटो ऑस्ट्रेलिया सबसे प्राचीन प्रजाति है। दूसरी भूमध्य सागरीय जो सर्वाधिक संख्या में थी, और सिंधु घाटी या सिंध जो सभ्यता थी उसके निर्माता भी इन्हें भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोगों को ही कहा जाता है। और भूमध्य सागरीय जो लोग थे या जो प्रजाति थी वो उसे द्रविड़ भी कहा जाता था और सबसे ज्यादा संख्या में थी। अल्प का मतलब अल्पाइन और मांगो का मतलब मंगोलाइड। इस प्रकार आप याद करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में कितने प्रकार की प्रजातियां निवास करती थी? 4 प्रकार की। कौन सी? प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन और मंगोलाइड। इसको आप नोट डाउन करें या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हड़प्पा सभ्यता में या सिंधु घाटी सभ्यता में 7 ऐसे पुरा स्थल थे जिनको नगरों की संज्ञा दी गई थी। कितने ऐसे पुरा स्थल थे? 7 ऐसे पुरा स्थल थे हड़प्पा सभ्यता में या सिंधु घाटी सभ्यता में जिनको नगर की संज्ञा दी गई थी, जिसमें से सबसे पहले था हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, बनवाली, लोथल, धोलावीरा और कालीबंगा। ये जो 7 नगर थे इनको नगरों की संज्ञा दी गई थी सिंधु घाटी सभ्यता में। तो आज हमारा जो सबसे पहला पूरा स्थल रहेगा वो हड़प्पा रहेगा। हड़प्पा के बारे में हम समस्त एक एक करके जानकारी जुटाएंगे। हड़प्पा खोज करता, खोज कब हुई तो खोज 1921 ईस्वी में। कब हुई? 1921 ईस्वी में। कौन थे खोज करता? तो सर जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल के निर्देशन में, यानी कि इसके डायरेक्शन में, सर जॉन मार्शल जी के डायरेक्शन में, निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा किसकी खोज की गई? हड़प्पा की खोज की गई। किसके निर्देशन में हुई? जॉन मार्शल के निर्देशन में हुई। की किसने? राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। कब की? 1921 ईस्वी में। कहाँ? ये किस जगह स्थित है? स्थान कौन सा है? तो स्थान रहेगा, स्थान तो स्थान है पाकिस्तान। कहाँ है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत। कौन सा प्रांत? पंजाब। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी, मोंटगोमरी जिला, इसका वर्तमान नाम, मोंटगोमरी का वर्तमान नाम है साहिवाल। मोंटगोमरी जिले के लरकाना नामक गांव से
अब इसके बाद नदी कौन सी थी, सबसे महत्वपूर्ण है। जितनी भी हम सैंधव स्थल पढ़ेंगे या अभी जो आगे आने वाले हैं, वो सैंधव स्थल या विश्व की जितनी भी सभ्यताएं हुई हैं वो किसी न किसी नदी घाटी के किनारे विकसित हुई है, फली है और फूली है। तो नदी कौन सी थी, यहाँ पर जो नदी रहेगी वो रावी नदी। तो रावी नदी के हड़प्पा नामक स्थल था, वो बाएं तट पर था। कौन से तट पर? बाएं तट पर स्थित था। देखिएगा, पूरा स्थल हड़प्पा खोज 1921 में सर जॉन मार्शल के निर्देशन में हुई कि किसने? राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। स्थान कौन सा? पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला, वर्तमान साहिवाल के लड़काना गांव में हड़प्पा नामक स्थल पूरा स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता को उसकी खोज हुई थी। किस नदी के किनारे? रावी नदी के बाएं तट पर यह नगर स्थित है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इस दो स्थल की खोज है वो 2 बार हुई थी। किस स्थल की? इसको आप नोट डाउन करें या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उत्खनन की बात करें तो इसका उत्खनन 2 बार हुआ था। कितनी बार? इसका उत्खनन 2 बार। कब कब? तो प्रथम बार 1926 ईस्वी में और दूसरी बार हुआ था 1946 ईस्वी में। प्रथम बार जो इसका उत्खनन किया उसका नाम था माधव स्वरूप वत्स के द्वारा। दूसरी बार मार्टिमर व्हीलर महोदय द्वारा दूसरी बार इस स्थल की खोज की गई थी। यहाँ से जितने भी हड़प्पा सभ्यता से जितने भी यह हड़प्पा नामक स्थल है वो 2 भागों में विभाजित था। यह स्थल दो भागों में विभाजित था। अब 2 भाग कौन से? दो भागों में विभाजित था। इसका नाम था दुर्ग टीला। इसे दुर्ग टीला कहा जाता था। दुर्ग टीला या पश्चिमी टीला। पश्चिमी टीला, इसे नगर टीला की संज्ञा दी गई थी। नगर टीला या पूर्वी टीला या पूर्वी नगर। यह जो स्थल है तो नगर टीले को यहां से आप एक नोट लगाइए। जो नगर टीला था या ये जो दुर्ग टीला, यहां लिख रहा हूं मैं नोट। दुर्ग टीले को मार्टिमर व्हीलर द्वारा माउंट ए बी की संज्ञा दी गई। माउंट
ए बी की संज्ञा दी गई। किसको? तो दुर्ग टीले को मार्टिमर व्हीलर के द्वारा माउंट ए बी की संज्ञा दी गई थी। यहां पर देखिएगा और क्या मिला है, कहां से? दुर्ग टीले से। ये वाला पूरा का पूरा भाग था वो परकोटे से घिरा हुआ था। ये वाला यानी कि नगर टीला था वो परकोटे से पूरी तरह से सुरक्षित था, परकोटे से घिरा हुआ था, जबकि दुर्ग टीला पश्चिमी टीला है, इसके ऊपर कोई परकोटा या दीवार जैसी आकृति दिखाई नहीं देती है। यहां से ध्यान रहे ये जो स्थल है वो और किस काम आता था? तो यहां से दुर्ग टीले से एक क्या मिला है? सभा भवन मिला है, सभा भवन के साक्ष्य। तो आप कॉपी में नोट डाउन करेंगे कि दुर्ग टीले से हमें सभा भवन के साक्ष्य मिले हैं, सभा भवन के साक्ष्य। फिर इसी दुर्ग टीले में राजा व पुरोहित का निवास था, राजा या पुरोहित का निवास था। यानी कि कहने का मतलब यह है कि प्रशासनिक वर्ग के जितने भी लोग थे उसका निवास स्थान दुर्ग टीला था, जो ऊपरी भाग था, जो अपेक्षाकृत किससे? नगर टीले से अपेक्षाकृत दुर्ग टीला ऊंचा था। और इसमें कौन लोग निवास करते थे? एक सभा भवन भी था, राजा और पुरोहित यानी कि प्रशासनिक वर्ग के लोगों का निवास स्थान था। फिर यहां से ही हमें क्या मिला है? यहां से 6-6 की पंक्ति में 6-6 की पंक्ति में 2 अन्नागार मिले हैं। 6-6 की पंक्ति में कितने अन्नागार? 2 अन्नागार। अब अन्नागार क्या होता है? 6-6 की पंक्ति में 2 अन्नागार कहां से मिले हैं? दुर्ग टीले से मिले कि नगर टीले से मिले? तो 6-6 की पंक्ति में जो 2 अन्नागार मिले हैं वो दुर्ग टीले से मिले हैं। 2 अन्नागार मिले हैं जिसमें प्रथम बार सिंधु घाटी सभ्यता में पहली बार गेहूं और जौ के साक्ष्य अगर कहीं से मिलते हैं तो वो हड़प्पा नामक स्थान से मिलते हैं। और कहां से? जो 6-6 की पंक्ति में 2 अन्नागार मिले हैं वहीं से मिले हैं। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अन्नागार होता क्या है? तो अन्नागार अनाज को सुरक्षित रखने के लिए या अनाज का भंडारण करने के लिए प्राचीन समय में गोबर के द्वारा बनाए गए बड़े बड़े कोठार, जिसे क्या कहा जाता था? अन्नागार कहा जाता था। अब आप कमेंट बॉक्स में लिखिए अपनी अपनी भाषा में उसे क्या कहा जाता था। तो ये हमने पढ़ा कि सिंधु घाटी सभ्यता के दुर्ग टीले से 6-6 की पंक्ति में 2 अन्नागार मिले हैं, जिसमें से हमें किसके साक्ष्य मिले हैं? गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले। और गेहूं और जौ के साक्ष्य प्रथम बार मिले हैं। प्रथम बार अगर कहीं से मिले हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर अपनी वीडियो को पॉज करके आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लें। मैं यहां लिख देता हूं, हड़प्पा से 6-6 की पंक्ति में दो अन्नागार मिले हैं। जहां से सर्वप्रथम गेहूं व जौ के साक्ष्य मिले हैं। इस बात की आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहां नोट लगाकर एक बात और लिखनी है। नोट ये है कि यहां जब शब्द जुड़ जाएं उत्तम किस्म के
जौ के साक्ष्य कहां से मिले हैं? जौ के साक्ष्य बनवाली से मिले हैं। अब पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था बनवाली के बारे में भी, तो अब आपको बताना है कि ये बनवाली कहाँ है। तो उत्तम किस्म के जौ के साक्ष्य बनवाली से मिले हैं। बताइए बनवाली कहाँ है? हरियाणा में। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये हो गया। फिर यहां से और क्या? सभा भवन, और तीसरी बात प्रशासनिक वर्ग के लोगों का निवास स्थान। कौन सा? दुर्ग टीला प्रशासनिक वर्ग के लोगों का निवास स्थान था। और फिर यहीं से गोलाकार ईंटों से निर्मित एक चबूतरा भी मिला है। और इस चबूतरे का संभवतः ये प्रयोग किया जाता होगा कि इस चबूतरे पर स्त्रियां अनाज कूटने का काम करती थी। इस ऐसे साक्ष्य भी हमें सिंधु घाटी सभ्यता से मिले हैं। तो सभा भवन हो गया, राजा और पुरोहितों का निवास हो गया, गोलाकार जो चबूतरा मिला, गोलाकार ईंटों से निर्मित जो चबूतरा मिला है, और जिस चबूतरे पर स्त्रियां अनाज कूटने का काम करती थी, ये भी यहाँ से मिला है। और यहाँ से 6-6 की पंक्ति में 2 अन्नागार मिले हैं, और अन्नागारों से हमें जो गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले हैं, ये प्रथम बार जो मिले साक्ष्य हैं किससे? किसी भी सैंधव सभ्यता से। तो वो सैंधव सभ्यता कौन सी थी? वो सैंधव पुरास्थल कौन सा था? हड़प्पा था। और हड़प्पा से ही हमें प्रथम बार क्या मिला है? गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले। लेकिन प्रश्न जब इस प्रकार का पूछा जाएगा कि उत्तम किस्म के जौ के साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो वो हो जाएगा बनवाली। अन्नागार देखिएगा, अन्नागार यहां से एक नोट और लगाना है। सैंधव सभ्यता में सैंधव सभ्यता की, या फिर इसको इस प्रकार नोट डाउन कर लें, अन्नागार जो हड़प्पा से मिले हैं, अन्नागार सैंधव में, पूरी सैंधव सभ्यता लिख रहा हूं, सैंधव सभ्यता की दूसरी सबसे बड़ी इमारत है। जो अन्नागार मिले हैं वो अन्नागार सिंधु सभ्यता की दूसरी सबसे बड़ी इमारत है। अब आपके लिए एक प्रश्न ये भी बन जाता है, तो पहली कौन सी बड़ी इमारत थी? तो ध्यान रखें, यहीं से मैं स्टार्ट कर देता हूं। जबकि सैंधव सभ्यता की है, ठीक है, केवल हड़प्पा की नहीं है। सैंधव सभ्यता की दूसरी बड़ी इमारत कौन सी है? अन्नागार है। जबकि पहली बड़ी इमारत लोथल का गोदीवाड़ा है। अब गोदीवाड़े का मतलब क्या होता है? बंदरगाह, डॉकयार्ड, जो कहां से मिला है? लोथल से मिला है। लोथल नामक सिंधु स्थल कहां से मिला है? गुजरात से मिला है। और जो लोथल का गोदीवाड़ा है वो सिंधु जो घाटी सभ्यता है उसका सबसे बड़ा स्थल है। जबकि 2 नंबर का कौन सा है? अन्नागार है। अन्नागार कहाँ का? हड़प्पा का अन्नागार। अब आपको कोई प्रश्न पूछे कि हड़प्पा की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? ध्यान रहे, शब्दों पे गौर फरमाइएगा
कि हड़प्पा की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, तो हड़प्पा की सबसे बड़ी इमारत रहेगी अन्नागार। लेकिन पूछे सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, तो हो जाएगा लोथल का गोदीवाड़ा। इस प्रकार देखिए यहीं पर सिंधु सभ्यता की दूसरी सबसे बड़ी इमारत मैंने लिखी है। हड़प्पा की तो पहली है ही है, ये फिर दूसरी किसकी है, सिंधु घाटी सभ्यता की है। तो ये वाली जो महत्वपूर्ण बातें थी वो हमने दुर्ग टीले के बारे में पढ़ी है। दुर्ग टीला या पश्चिमी टीला उसके बारे में पढ़े। अब हम इसकी कुछ जानकारी यानी इसके कुछ नगर नियोजन की जानकारी पढ़ेंगे, वो पूर्वी टीले के बारे में या नगर टीले के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको आप या तो नोट डाउन कर लें, मैं इसको रफ करने वाला हूं। तो इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं रफ करता हूं। अब हम पढ़ेंगे नगर टीले के बारे में, बस थोड़ी बहुत जानकारी है। तो ये जो था दुर्ग टीला था, पश्चिमी टीला जिसकी जानकारी हमने ले ली। अभी हम पढ़ेंगे पूर्वी टीले के बारे में, जिसे नगर टीला भी कहा जाता था, पूर्वी टीला। या जिसे नगर टीला भी कहा जाता था। यहां से इस प्रकार की सड़कें थी। देखिएगा यहां से जो सड़कें थी, प्रत्येक सड़क जो कहाँ नगर क्षेत्र में थी, वो सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, एक दूसरे को समकोण। ये चौराया है और ये जो बड़ा जो राजपथ दिखाई दे रहा है, ये 10 मीटर चौड़ी सड़क थी। कितने मीटर? 10 मीटर चौड़ी सड़क थी, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता का राजमार्ग कहा गया, राजपथ कहा गया। क्या कहा गया? राजपथ। जो सड़कें, ये जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इसके जो घर बने हुए थे वो इस प्रकार बने हुए थे, मैं अभी आपको बताता हूं। ये देखिएगा, ये गलियां थी, ये बीच में गलियां हैं, मुख्य सड़क एक ही थी। ये सारे इस प्रकार से थे। इस प्रकार से सारे बने हुए थे। ये मुख्य सड़क थी। सड़क सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य सड़क थी, जो 10 मीटर चौड़ी थी, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता में राजपथ के नाम से जाना जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रत्येक जो घर थे, उन घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ न खुल करके गली की तरफ खुलते थे। लेकिन लोथल एकमात्र ऐसा स्थल है जिसमें घरों के जो दरवाजे थे वो गलियों में न खुल करके किसकी ओर खुलते थे? मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। इसके बारे में देखिएगा, इनके जो घरों के दरवाजे थे वो ऐसे थे, मुख्य सड़क की ओर कभी नहीं खुलते थे, गलियों में खुलते थे। यह इस प्रकार। यहां से जो पूरी नगर है या नगर टीला है, नगर टीले के दक्षिणी भाग से 37 कब्रें प्राप्त हुई है। कितनी? 37 कब्रें। और कुछ कब्रों का आकार देखिएगा इस प्रकार का रहा, मैं बाहर बना देता हूं। इस प्रकार का कुछ कब्रें बनी हुई थी। इस प्रकार की कुछ कब्रें
बनी हुई थी, जिसे एच कब्रिस्तान के नाम से जाना गया। इसकी आकृति के आधार पर इसका नाम दे दिया गया कब्रिस्तान एच। अब जो इंपॉर्टेंट यहां से प्रश्न बनते हैं वो मैं नोट डाउन कर लेता हूं, आप फटाफट इसको अपनी नोटबुक में भी लिख लीजिएगा। यहां यह किसका निवास था? तो आम जन का निवास स्थान था। आम जन का निवास स्थान कौन सा था? नगर टीला था। जबकि प्रशासनिक वर्ग का जो निवास स्थान था वो कौन सा था? वो था दुर्ग टीला, जो अपेक्षाकृत पूर्वी टीले से थोड़ा ऊपर की ओर था, और वहां पर छचे की पंक्ति में अनागार भी थे और अनाज को कूटने के लिए कुछ चबूतरे भी बने हुए थे, जिसमें महिलाओं के चित्र आदि स्पष्टतः दिखाई देते हैं। तो यह आम जन का निवास स्थान था, ग्रामीणों का निवास स्थान था। यहां से हमें क्या मिली है? 10 मीटर चौड़ी सड़क मिली है, जो संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता का राजपथ रहा होगा। नगर क्षेत्र में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। किस पर काटती थी? समकोण। देख लीजिएगा ना, ये वाले भी 90, ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी 90 डिग्री का कोण है। तो किस प्रकार काटती थी? एक दूसरे को समकोण पर काटती। नगर क्षेत्र में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। देखिएगा, इसे क्या कहा जाता है? जिसे, यहां से महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा, जिसे ऑक्सफोर्ड सर्कस सिस्टम, ऑक्सफोर्ड सर्कस सिस्टम या ग्रिड पैटर्न कहा जाता था। ध्यान रहे कि हड़प्पा सभ्यता के जो नगर टीले की जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, और जिसे कहा जाता था ऑक्सफोर्ड सर्कस सिस्टम या ग्रिड पैटर्न के नाम से जाना जाता था। फिर ध्यान रहे, यहां यानी कि नगर क्षेत्र से, हड़प्पा के नगर क्षेत्र से मिली, यहां से मिली 10 मीटर चौड़ी सड़क को संभवतः राजमार्ग कहा जाता होगा। यानी कि यहां से जो सड़क मिली है वो संभवतः यहां का राजमार्ग रहा होगा। और देखिएगा, नगर क्षेत्र से कुल 37 कब्रें प्राप्त हुई है। 37 कब्रों के साक्ष्य मिले हैं, जिसे कब्रिस्तान R37 नाम दिया गया। कब्रिस्तान R37 नाम दिया गया। यहां से एक और कब्र के साक्ष्य मिले हैं, जिसे कब्रिस्तान H भी कहा जाता था। यहां से H आकृति का कब्रिस्तान, यानी कि शवों को दफनाने का स्थान, शवों को दफनाने का स्थान कब्रिस्तान कहलाता है। तो H आकृति का
का कब्रिस्तान होने के कारण इसे कब्रिस्तान एच भी कहा गया। जो कहां से मिले हैं? जो हड़प्पा नामक सिंधु स्थल के नगर क्षेत्र से मिले हैं, यहां से मिले हैं। ये वाला जो कब्रिस्तान एच है R37 जो इसके दक्षिणी क्षेत्र से मिले हैं। उसके बाद 10 मीटर चौड़ी सड़कें मिली हैं जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, और समकोण पर काटने के कारण इस सिस्टम को ऑक्सफोर्ड सर्कल सिस्टम या ग्रिड पैटर्न भी कहा जाता है। यहाँ से जो 10 मीटर, ये 10 मीटर जो लंबी सड़क है, इसको संभवतः राजमार्ग यहाँ का रहा होगा और राजमार्ग भी कहा जाता था। यहाँ के जो घरों के दरवाजे हैं, वो घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ न खुल करके गलियों में खुलते थे। ये सभी स्थलों में ऐसा ही पाया गया है। केवल और केवल एकमात्र ऐसा लोथल नामक एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ के घरों के दरवाजे गलियों में न खुल करके मुख्य सड़क पर खुलते हैं। सिंधु स्थल का या सिंधु स्थल के जितने भी स्थल हमें प्राप्त हुए हैं, वहां से केवल और केवल इसका अपवाद एकमात्र ये है लोथल, कि उसके घरों के दरवाजे किस तरफ खुलते थे? मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे, ना कि गलियों में। जबकि बाकी सिंधु स्थल में जितने भी घर मिले हैं, उनके घरों के दरवाजे किसकी ओर खुलते हैं? मुख्य सड़क की तरफ न खुल करके गलियों में खुलते हैं। जबकि मुख्य सड़क की ओर किसके खुलते हैं? लोथल के खुलते हैं। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब देखिएगा, एक दो बातें और हैं, उसके बाद हमारा वीडियो हम यहाँ इस क्लास को समाप्त करेंगे। ऋग्वेद में हड़प्पा को, यानी कि ऋग्वेदिक काल में हड़प्पा को हरियूपिया कहा जाता था। ऋग्वेदिक काल में हड़प्पा को हरियूपिया के नाम से जाना जाता था। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। देखिएगा, हड़प्पा के जितने भी स्थल हैं वो दो भागों में बंटे हुए हैं, यानी कि एक का नगर टीला और दूसरा दुर्ग टीले के नाम से। लेकिन एक अपवाद ये भी है, यहां से नोट डाउन कर लें आप, नोट वाले प्रश्नों पर आप गौर फरमाइएगा। हड़प्पा के जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं, जितने भी सिंधु स्थल हैं, वो दो भागों में बंटे हुए थे। लेकिन धोलावीरा एकमात्र ऐसा स्थल है जो 3 भागों में बंटा हुआ था। इसको मैं साफ कर देता हूं, आप वीडियो को पॉज करके आराम से इसको उतार लेना। सिंधु सभ्यता के प्रत्येक पुरास्थल दो भागों में बंटे थे। लेकिन धोलावीरा कहाँ है? धोलावीरा गुजरात में। लेकिन धोलावीरा 3 भागों में विभाजित था। तीन भाग कौन कौन से? दुर्ग टीला, बीच का भाग जो कहलाता था मध्यमा, और नगर टीला। ये कुछ प्रश्न है, इसको आप नोट डाउन करें। बस आज की क्लास इतनी ही। नमस्कार, जय हिंद।